नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड में। जहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पढ़ेंगे। और आपका क्लास रहने वाला है क्लास 2, ठीक है, जिनमें कि हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का जो बल का नियम होता है उसका फॉर्मूला G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये क्यों होता है इसे हम लोग जानेंगे, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोग हम पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था? ग्रेविटी के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या होता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, क्या है, हमारे ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जितने भी पिंड है वो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की तरफ क्या है, आकर्षित होते हैं। कि कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। वो जो एक क्या होते हैं, अपने कक्षा में घूम रहे हैं ना, ये सन है और ये बहुत सारे क्या है, पिंड्स है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रह बोल रहे हैं। और ये क्या है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने कक्षा में स्थिर है और वो चारों तरफ अपने चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में स्थिर होकर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो पा रहा है, ठीक है। क्यों हो पा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। और हम लोगों ने जाना था, क्या जाना था? न्यूटन्स के बारे में, जिन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या देखा था, सेब को नीचे गिरते हुए देखा था, जिनके ऊपर उन्होंने क्या किया था, उनको थॉट्स आया था और उनके ऊपर रिसर्च किया, जिनके बाद उन्होंने क्या बताया, कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है वो गिरने का कारण क्या होता है? ग्रेविटी होता है। क्या होता है? ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी मतलब हम लोग समझ गए क्या होता है। कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है तो वो क्या हो गया? आकर्षण बल के कारण हुआ, जिसे आकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटी बोल रहे हैं। उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए अपने क्लास नंबर कहाँ पहुंच चुके हैं? क्लास नंबर सेकंड पे पहुंच चुके हैं। और पहले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक अपना क्लास छोड़ा था? तो हम लोगों ने क्लास छोड़ा था यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होने वाला है, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्लस में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक छोड़ा था। और प्लस में आपका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जिन्हें भी ये क्लास पसंद आएगा वो अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इनसे जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह बनते हैं वो हम इस क्लास में लेकर के आएंगे। आप कंटिन्यू से वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। इतना उम्मीद आपसे कर सकते हैं। आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा क्लास तो लोगों के बीच में अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपका आज क्लास 2 रहेगा, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, आपका पहला ही आ गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग जान सकते हैं कि नाम में ही उनका छिपा हुआ है क्या? न्यूटन्स लॉ। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आप इस चीज को कैसे याद रखेंगे? तो आप इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जो कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन्स के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी प्रत्येक वस्तु है वह क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। उसी को हम लोग ग्रेविटी भी बोल रहे हैं। यह आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और उनके गुणनफल की क्या होती है? समानु। और उनके बीच के गुणनफल और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। आपका ये जो क्या है, अर्थ का फॉर्मूला, ये जो लिखा हुआ है किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल का लिखा हुआ है। और इसी चीज का जो डेफिनेशन आपका यहाँ पे दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल का डेफिनेशन क्या दिया गया है आपका? यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहला जो मास है, ठीक है, ये आपका क्या है? फर्स्ट और दो ऑब्जेक्ट है। क्या है? दो ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास है। क्या है? आपका m1 इसका मास हो गया और इसका क्या हो गया? m2 मास हो गया। क्या हो गया? इसका m1 और m2 मास हो गया। अब ये दोनों का क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों का क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं क्या कर रहा है इसे, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है ना, ये द्रव्यमान m1 और m2, उनके गुणनफल, इनका क्या है? गुणनफल, और इनका बीच का दूरी है ना, ये दोनों का क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ, इसके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ क्या होगा? डिस्टेंस होगा। इसके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के क्या है?
व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अफ लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं इस जगह पे, अफ इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, पहला ऑब्जेक्ट और इनटू दूसरा ऑब्जेक्ट, है ना, और ये दोनों का बीच का दूरी के वर्ग का स्क्वायर, ये दोनों के बीच के दूरी का वर्ग का स्क्वायर क्या होता है आपका, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया आपका, क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पे हम लोग जी इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, जी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका आप वैल्यू देख सकते हैं क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, क्या होता है, 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका क्या होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है। आप याद रखिएगा जी का वैल्यू क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपका एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपका जी का वैल्यू क्या होता है। जी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। वैल्यू कितना होता है, 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका जी का वैल्यू होता है। और ये जो आपका जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका इसका जो वैल्यू होता है इतना किसके द्वारा बताया गया था, वो जो बताया गया था किसके द्वारा बताया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा आपका जी का वैल्यू का मान बताया गया था कि जी का जो मान होता है इतना होता है। कांस्टेंट में अगर हम लोग जी ले रहे हैं तो कितना मान रखेंगे हम लोग जी की जगह पे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपका क्या समझ में आ गया, डेफिनेशन क्या निकल के आया, गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ से निकल के क्या आया कि आपका जो पहला मास है और दूसरा मास होगा, वो दोनों का जो गुणनफल है, उनके गुणनफल और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर समानुपाती का बात किया जाए, गुरुत्वाकर्षण बल का ये क्या है, समानुपाती है ना, m1 इंटू m2 क्या हो गया, ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल का समानुपाती हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे समानुपाती हो गया। अगर आपका जितना भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो इससे यहाँ पे क्या प्रूव होगा, ये जो मास है उसका जो वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। मास मतलब क्या, द्रव्यमान ज्यादा होने से आपका क्या होगा, फोर्स भी, फोर्स नहीं, ग्रेविटी क्या बोलेंगे उसको, गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। आपका मास जितना ज्यादा होगा, मानिए आपका मास यहाँ पे जितना इंक्रीज होगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही इंक्रीज होगा, और आपका m2 मास भी जितना इंक्रीज होगा उतना ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही इंक्रीज होगा। ये दोनों का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है। इसीलिए आप जितना इसे बढ़ाइएगा उतना ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। और वहीं पे अगर बात किया जाए उनके बीच का दूरी का, ठीक है, कि किसका बात किया जाए, ये दूरी का बात किया जाए, ये दूरी क्या है आपका, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती 1 बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप वहां पे डिस्टेंस को इंक्रीज कीजिएगा, आपका क्या होगा, बीच के दूरी का, अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में समझ सकते हैं कि आपके पास क्या है, मैग्नेट है, समझ लीजिए, मैग्नेट को समझ लीजिए। मैग्नेट अगर वो दोनों आपस में जितना नजदीक रहेंगे उसके बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, क्या होगा, आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। जैसे जैसे दूर कीजिएगा तो उसका आकर्षण बल कम होते चलेगा, और ऐसा एक पॉइंट आएगा तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ही नहीं, क्या नहीं करेंगे, आकर्षित ही नहीं करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्या, बस उसी चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना अपना डिस्टेंस को बढ़ाएगा उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा, ठीक है। ये चीज आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है, तो पूछा जाता है तो आप कैसे इसे याद रखिएगा, एक बार और अच्छे से आपको क्लियर कर देते हैं। इस तरीके से आपको केवल एक फॉर्मूले के माध्यम से आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप केवल एक दो पॉइंट्स को याद रखिए कि आप यहाँ पे देखिए, आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम लोग इसे और अच्छे से लिख लेते हैं, को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका कर देते हैं, m1 और m2 का कर देते हैं, किसका कर देते हैं, m1 और m2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, है ना। f इज इक्वल टू, ये बराबर है, ये क्या हो गया, इसके बराबर में है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना आप f को इंक्रीज, f को आप आपका क्या होगा, f इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, अगर आप वहां पे m1 को इंक्रीज करेंगे तो m1 जितना आप इंक्रीज कीजिएगा, मास को जितना बढ़ाइएगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि आपका जो ये सामने में कोई चीज दिख रहा है उसके ऊपर जितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है,
क्या होगा, जितना इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा उतना ही इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, दोनों में बराबर इफेक्ट पड़ने वाला है। और वहीं पे अगर बीच का दूरी का बात किया जाए तो अब क्या हो जाएगा, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा, क्यों हो जाएगा, आपका ये आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे, कहाँ आ जाएगा, आर स्क्वायर कहाँ रहेगा, ये नीचे की तरफ। तो इससे ये क्या प्रूफ होता है, कि इसका उल्टा है, ये क्या हो गया, इसका उल्टा, आप देख करके भी बता सकते हैं क्या है, एक दूसरे का उल्टा है ना, एक दूसरे क्या है, उल्टा है। तो आपका डिस्टेंस जो भी बढ़ाइएगा आप ऑब्जेक्ट का बीच का जो है, अगर डिस्टेंस बढ़ाइएगा, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने बीच का दोनों का डिस्टेंस, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी घट जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाइएगा तो आपका रेडियस मतलब रेडियस की कहिए या फिर डिस्टेंस कहिए, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब दोनों के ऊपर उल्टा असर पड़ेगा, क्या होगा, दोनों के ऊपर उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर बराबर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और आपका ये अब क्या आप जानते हैं क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, किस चीज को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आपका जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हैं। और उसका आपको क्या रखना है, ये वैल्यू भी याद रखना है कि 6.674 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इतना होता है। ये आपको वैल्यू याद रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है। और आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपका ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे एग्जाम में अच्छे लेवल पे आपका पूछा जाता है फॉर्मूला वगैरह, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जैसे m1 और m2 से किसको डिनोट कर रहे हैं, दो वस्तुओं का द्रव्यमान को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, m1 और m2 से। हम क्या हो गया, आपका मास हो गया, r क्या हो गया, दोनों वस्तुओं के बीच का क्या हो गया, दूरी हो गया, क्या हो गया, r क्या हो गया, और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हो गया, दोनों के बीच का क्या हो गया, दूरी को ही हम लोग, ये आपका क्या है, m1 है ना, m1 और ये m2 है, मास, इसके बीच का दूरी क्या हो गया, r हो गया। डिस्टेंस को हम लोग किससे लिख रहे हैं, r से लिख रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। हम लोगों ने क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बोल रहे हैं। और उनके द्वारा जो सार्वत्रिक नियम का ये फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण बल का, क्या है, Gm1m2/r²। क्या है, Gm1m2/r² है। आप ये फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा इस स्लाइड पे जो जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ज्यादा कुछ उतना जो जो इम्पोर्टेंट था हमने क्या कर दिया था, मार्क कर दिया था। ये आपके लिए क्या है, आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका ये इंपॉर्टेंट है, प्लस में जी का वैल्यू क्या होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और किसके द्वारा दिया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी भी बोलते हैं या फिर ग्रेविटेशनल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब ये दो वस्तुओं की क्या है, आपका ये क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया है, हम लोगों ने जो पहले स्लाइड में देखा काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किया है। अब उसी के बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर हम लोग अच्छे से इसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि आपका ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप पढ़िएगा क्वेश्चन को और उसके बाद देखिएगा सॉल्व करने के लिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। एग्जाम में आपका पूछा गया, किसमें पूछा गया, टेक्नीशियन में पूछा गया, ग्रेड 3 में, कि दो वस्तु है, ठीक है। आपका क्या है, दो वस्तु m1 हो गया और m2 हो गया, ठीक है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया हुआ यहाँ पे, और उसी से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन इसके ऊपर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ए में क्या लिखा गया, केवल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या ऐसा होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या केवल द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे आगे। और आपका देखिए बी नंबर क्या है, वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। क्या करता है, वस्तुओं के द्रव्यमान है ना, m1 और उनके बीच के दूरी पर निर्भर करता है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, F = Gm1m2/r², ठीक है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 उनके बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है ना, निर्भर कर रहा है। चलिए इसे भी देखेंगे। आपका सी क्या कह रहा है, वस्तुओं के द्रव्यमान या उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ये बोल रहा है कि निर्भर नहीं करता, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये इसका बीच के दूरी के ऊपर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है ना। अगर आप r को यहाँ पे लेते आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना अगर आप मास बढ़ाइएगा तो उसका डिस्टेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा, डिस्टेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो सकता है, ये आपका गलत हो सकता है ना। वस्तुओं के द्रव्यमान या उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंड ही है। आपका डी क्या हो गया,
केवल वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो केवल क्या ये बीच की दूरी डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि वहां पे मास भी मौजूद है। तो केवल हम केवल का यूज नहीं कर सकते हैं, केवल वस्तुओं के बीच की दूरी पर ही निर्भर कर रहा है। ये भी आपका डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपका सी में बोला गया था केवल द्रव्यमान के बीच की दूरी पर निर्भर करने का, नहीं करने का बात। यहाँ पे क्या बोला गया था? नहीं करता है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। डी केवल का बात कर रहा था, ये भी गलत हो गया। अब आपका बी देखते हैं क्या है आपका। बी है वस्तुओं के द्रव्यमान और इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उनका जो द्रव्यमान है m1 और m2 और उनके बीच के दूरी का वर्ग का स्क्वायर होता है। ये किस क्या करता है? वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है ना। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कि यहाँ भी बात किया जा रहा था क्या? केवल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं क्या केवल आपका द्रव्यमान पे ही निर्भर कर रहा है क्या? नहीं, आपका द्रव्यमान के साथ साथ दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। किसके ऊपर? दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये चीज को अगर आप फॉर्मूला आपको बता रहेगा तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि आपका क्या है, वहाँ पे मास भी है प्लस में डिस्टेंस भी है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये जो है दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर भी और डिस्टेंस के ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा। जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है, क्लियरली कहा गया, वस्तुओं का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। आपको दोनों चीज दिख रहा है निर्भर करते हुए। केवल यहाँ पे पहले में क्या था? केवल आपका वस्तुओं का द्रव्यमान का बात किया गया था, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और यहाँ पे क्या बोला गया था? बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करने का बात किया गया था, ये निगेटिव बोला था, ये भी गलत हो गया। उनके बीच की दूरी, यहाँ पे केवल डिस्टेंस का बात किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग रख करके देख करके क्या कर सकते हैं? अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे बाय फॉर्मूला। तो ये चीज भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे से क्लास को अटेंड किए हैं तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि अभी आपने फर्स्ट स्लाइड में और पहले क्लास में जो पढ़ा है उनसे बाहर रहेगा कुछ भी। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो आप लोग जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाती है तो उस समय क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आती है तो उस समय क्या होता है? समुद्र में जो भी ज्वार भाटाएं वगैरह होती है वो ऊपर की ओर उठती है। क्यों उठती है? उनका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है ना। वो एक दूसरे को क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रही है। पानी है सरफेस पर पृथ्वी का, और वही चंद्रमा भी आ गया, उसके पास में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का कोशिश कर रही है, ठीक है। इसीलिए वो क्या होता है? जल का जो स्तर है ऊपर की ओर उठ जाता है, ज्वार भाटा वगैरह आना शुरू हो जाता है समुद्र में। तो रीजन क्या हो गया उसका? क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय बल नहीं होगा, परमाणु बल भी नहीं है आपका। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ऐसा होता है कि समुद्र में जो है पानी है उस पर ज्वार भाटा वगैरह आने लगते हैं। ज्वार का कारण क्या हो गया? आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। और वो भी जब चंद्रमा नजदीक आता है सूर्य का, सॉरी चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक आता है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो किसके लिए? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आती है तो क्या होता है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। समझ में आ गया है? चलिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लोगों ने जो पढ़ा है सेम उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 और m2, दो ऑब्जेक्ट है, क्या है? दो ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 और m2 है। क्या है? m1 और m2, ये क्या आपका द्रव्यमान है। उनके बीच जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल डैश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो आप लोग जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है? किसके समानुपाती होता है? आप इससे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, m1 इंटू m2 का। किसके समानुपाती होता है? m1 इंटू m2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके समानुपाती होता है? यहाँ पे बीच के दूरी गुरुत्वाकर्षण बल डैश के समानुपाती बोला गया। क्या बोला गया? समानुपाती। अगर वही व्युत्क्रमानुपाती बोलता तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे? F इज इक्वल टू 1/r²। क्या लगाते हैं हम लोग? 1/r² लिखते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे क्या बोला गया? समानुपाती, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो हमारा देख सकते हैं आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? m1 इंटू m2। कहाँ पे है m1 इंटू m2? आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया m1 इंटू m2। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप अभी देख सकते हैं हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किए हैं, जस्ट हम लोगों ने जो पढ़ा है अपने स्लाइड में उसी से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। और ये सभी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे मिस हो जाएगा अगर आप अच्छे से क्लास को वॉच आउट करेंगे तो। देखिए क्या पूछा गया आपसे? विकल्पों में दिए गए, यहाँ पे देखिए, विकल्पों में दिए गए निम्नलिखित स्थिरांक में कौन सा जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक
जी के बराबर है। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपसे जी का वैल्यू पूछा गया है ना, आप देख सकते क्या पूछा गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपसे पूछा गया है। जी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, जी का वैल्यू पूछा गया। तो जी का वैल्यू आप लोगों ने, आपको पता है 6.674 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। हम लोगों ने अपने आज के क्लास के पहले ही स्लाइड में इस चीज को देखा है और आपने याद भी कर लिया है। तो आपका देख सकते हैं आपका कहाँ पे मैच कर रहा है, तो आपका किधर मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। किधर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है ना। यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप 6.7 को हम लोग 74 को 6.7 की जगह पे डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है, देखिए अब आपका आ गया है क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, देखिएगा आपको काफी इजी लगेगा बनाने में। यदि पृथ्वी और क्या बोला जा रहा है, यदि पृथ्वी और यहाँ पे आपका क्या है, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, पृथ्वी के बारे में ही बात किया गया है, मास, पृथ्वी का मास और अक्ष दूरी पर इससे कुछ डिस्टेंस है, जिसका डिस्टेंस क्या है, अक्ष दूरी पर स्थित एक सेब है। यहाँ पे क्या मौजूद है, ये एक सेब मौजूद है जिसका मास क्या हो गया, m2 हो जाएगा। ठीक है, ये m1 है और ये क्या हो गया, m2 हो गया। ये क्या है, आपका सेब है, क्या है, सेब। और ये क्या है, आपका पृथ्वी है। क्या है, आपका पृथ्वी है। के बीच आकर्षण बल F है, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है, आपका F लग रहा है। क्या लग रहा है, F लग रहा है। आकर्षण बल क्या लग रहा है, F है। तो 2 अक्ष दूरी पर रखे उसी सेब पर लगने वाला बल बताना। ठीक है, पहले आपको ये डिस्टेंस दिया गया है, फिर आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर इसी का मास क्या है, m1 है, और डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दे, अक्ष स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, 2 अक्स कर दे, है ना। दूरी को हम लोग पहले अक्स ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर दे रहे हैं, 2 अक्स कर दे रहे हैं। तो ये आपका जो सेब है जिसका मास 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उसके बाद पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। इसका गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, आप लोग जानते हैं, जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय क्या हो जाता है, आर स्क्वायर, है ना। क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या डिस्टेंस है, क्या आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या रखेंगे, आप क्या रखिएगा, जी m1 इंटू m2, और आप क्या रखिएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर की जगह पे आपको डिस्टेंस क्या दिया गया, अक्स दिया गया, ये क्या हो जाएगा, आपका अक्स स्क्वायर हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्या हो गया, जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय अक्स स्क्वायर हो गया। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। क्या हो गया, आपका फर्स्ट कंडीशन है, जब आपका डिस्टेंस अक्स है, अगर उसी को हम लोग 2 अक्स कर दे, क्या कर दे, 2 अक्स कर दे, तो देखिए क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय, आप जानते हैं कि आपका क्या है, आर स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इसे चलिए हम लोग लिख लेते हैं एक स्टेप आगे, और हम लोग एक स्टेप और लिख लेते हैं इसे, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। आपका देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले अक्स रखे थे, उसके बाद हम लोग को क्या रखना है, 2 अक्स रखना है ना। F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर क्या आपका डिस्टेंस 2 अक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 अक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 अक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4 अक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप देखिएगा कि आपका ये 4 अक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर इसी चीज पे अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो आप देखिएगा जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, आपका F है। क्या आपका F है ना, क्या आपका F है। F के बराबर आपका क्या वैल्यू है, F इज इक्वल टू क्या आपका जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय अक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ पे अगर हम F लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है ना। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F बाय 4 हो सकता है। क्या हो सकता है, F बाय 4 हो सकता है ना। तो आपका F से क्या निकल के आ गया, F बाय 4 आ गया। क्या आ गया, F बाय 4 आ गया। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में ही आपका F बाय 4 दिया गया है। तो आपसे वही पूछा गया था, लगने वाला बल ही पूछा गया। क्या पूछा गया, लगने वाला बल। तो बल को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, F से प्रेजेंट कर रहे हैं, और F इज इक्वल टू क्या हो गया, F बाय 4 आ गया। क्या आ गया आपका, F बाय 4 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। तो आपने देखा कि आपने केवल एक फॉर्मूले के माध्यम से इस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले क्वेश्चन को भी आपने क्या क्या आसानी से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया। मैक्सिमम बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे, जो कि अगर जिन्हें ये फॉर्मूला पता होगा तो वो आसानी से इस चीज को कर पाए होंगे। ठीक है, तो हम भी यही चाहते हैं कि आप इस चीज को सीखिए, और आपके एग्जाम में अगर नेक्स्ट टाइम में आता है तो आपसे मिस नहीं हो। समझ गए। तो इसीलिए जितने भी टफ वगैरह भी क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज को भी इस क्लास में कवर कराए जाएंगे, ताकि आपको ही बेनिफिट मिले। इससे किसको बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा, आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा।
ठीक है, जहाँ पे लोग 1-2 मार्क्स के लिए छूट जाते हैं वहां पे आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो पत्थर कहाँ पे है? निर्वात में है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या यूनिवर्स में ही है, ब्रह्मांड में है, दो ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुछ दिया गया, कितना दिया गया है? पत्थर जिनका द्रव्यमान 1 किलो है। कितना है? 1 केजी है। और इसका कितना द्रव्यमान है? 4 केजी है। कितना है? 4 केजी दिया गया है। दिया गया और इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पूछा गया है। इनके बीच का जो पूछा गया क्या? गुरुत्वाकर्षण बल पूछा गया है। आपका मास 1 दिया गया और आर स्क्वायर यहाँ पे कुछ दिया गया है क्या? निर्वात में 10 मीटर की दूरी। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 10 मीटर दिया गया है। और आपसे क्या पूछा गया? आपका गुरुत्वाकर्षण बल ही पूछा गया। क्या पूछा गया? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय क्या होता है? आर स्क्वायर होता है ना। ये आपको मालूम है, हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आप देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे? सब चीज जैसे हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि जो चीज हमें गिवन रहता है उसे हम लोग वैल्यू पुट के माध्यम से रख देते हैं। ठीक है, आपका जी का आपका मान क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी जी के बारे में डिस्कस किए, उसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, इतना 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भी होता है। ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पे भी प्लान नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को अभी क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो आपका m1 कितना है? 1 केजी है ना? 1 केजी। और आपका क्या हो गया? m2 कितना हो गया? 4 केजी हो गया। और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे? 10 का स्क्वायर से करेंगे। किससे करेंगे? 10 का स्क्वायर से। आप जानते हैं 10 का स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, आप इसे कैलकुलेशन कीजिए तो आप देखिएगा, अगर एक नजर आप क्या करेंगे? ऑप्शन की तरफ भी ध्यान लगाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका 26 दिया है, 6 दिया और 18 दिया है ना? 18 दिया है। अगर आपका 10 टू दी पावर नीचे में +2 है तो ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाता है? माइनस में आ जाता है। किसका आ जाता है? ये माइनस में आ जाता है। तो ये आपका 11 क्या बन जाएगा? आपका ये क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -11 है। और ये +2 जो है वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अगर बेस समान होने के बाद क्या होता है? आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, बेस समान होने के बाद ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा और प्लस में, दोनों में 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपका ये क्या निकल के आ जाएगा? 10 टू द पावर -13। क्या आ जाएगा आपका? 10 टू द पावर -13। तो यहाँ पे जो आपका कोई भी चीज है जो ऑप्शन में गिवन रहेगा क्या रहेगा? -13 ही होगा। क्या होगा? -13 होगा। और ये 6 जो है कहीं ना कहीं 4 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना? 6 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना दे रहा है? 24 दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 24 और ये 0.65 है। तो 24 से प्लस ही आने वाला है। आपका आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा? 24 से प्लस आपका आंसर रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपका क्या है? ए में आपका 0 न्यूटन दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। आपका तो 0 आने का तो कोई संभावना ही नहीं है। और आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी देखिए तो 6.67 ही दिया गया है। वो केवल जी का वैल्यू रख दिया गया। क्या रखा गया है? जी का केवल वैल्यू रखा गया। आखिर ये 4 को भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी रॉन्ग हो जाएगा वैसे ही। और आपका क्या है? 18 है। अगर यहाँ पे अगर 3 रहता या फिर 2 रहता तो फिर हम सोच सकते थे कि हाँ भाई 18 हो सकता है। लेकिन आपका यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या? 24 तो वैसे ही बन जा रहा है। क्या हो रहा है? 24 वैसे ही आ रहा है। तो हम लोग अप्रॉक्स कहाँ जा सकते हैं? 24 से प्लस आपको बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो क्या आपका 26 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 26.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 न्यूटन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आपका माइनस न्यूटन दिख रहा है, जो कि आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया है? तो आपको ये नहीं करना कि आपको बार बार कैलकुलेशन करना पड़े। आप केवल एक नजर कहाँ देंगे एग्जाम में? ऑप्शन की तरफ भी देखेंगे और प्लस में वो आपका जो मोटा डिजिट है जैसे 6 हो गया और 4 हो गया, आप मल्टीप्लाई करके आप नियरेस्ट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन में बस एक ही नियरेस्ट वैल्यू दिख रहा है। तो हम लोग उसे आसानी से टिक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को इसका पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो गया है? चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। इस टाइप का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, पिछले क्लास जो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास आपका अपलोड कर दिया गया, तो वो क्लास को भी देखिएगा तो आपको ये चीज जो है काफी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? काफी अच्छे ढंग से क्लियर रहेगा। तो अगर आप एक बार अगर यहाँ समझ गए तो एग्जाम में किसी भी ट्रिकी तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप उसे क्या कर पाइएगा? आसानी से सोल्व कर पाइएगा। अगर आप समझेंगे ही नहीं किसी चीज को, तो आपके एग्जाम में अगर बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा तो आप उस चीज को समझ ही नहीं पाइएगा। क्या नहीं कर पाइएगा? समझ नहीं पाइएगा। तो क्वेश्चन भी गलत कर दीजिएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप अगर ऑप्शन में जो भी दिखेगा ना तो आप उसे क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको बताना है कि क्या सही है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल,
जैसे पृथ्वी पे क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा पे भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है, उसी में आपको आपका क्या पूछा गया, कौन सा कथन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही बताता है। इस चारों में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि सही होगा। किसके रिलेशन में, पृथ्वी और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेशन में ये चारों में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि सही होगा, ठीक है। देखिए हमारा क्या है, ए नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षित होता है, ठीक है, प्रतिकर्षित होता है। क्या प्रतिकर्षण मतलब क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना मतलब बाहर की ओर धकेलना। क्या चंद्रमा पृथ्वी को प्रतिकर्षित करता है क्या, नहीं, प्रतिकर्षित करने का काम नहीं होता है, वो उसे आकर्षित भले कर सकता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। क्या नहीं करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है, कि आकर्षित भले कर सकता है लेकिन प्रतिकर्षित करता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। समझ गए, आपका ये मैग्नेट थोड़ी है कि यहाँ आपका अगर उल्टा तरफ नॉर्थ का साउथ की तरफ और नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ लेकर के आएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, वैसा नहीं होता है। इसमें आपका केवल आकर्षण का बल भले काम करता है लेकिन आपका प्रतिकर्षण का बल काम नहीं करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रतिकर्षण को आप ध्यान में रखिएगा कि ग्रेविटी प्रतिकर्षित नहीं करता है, तो आपका उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या है, जब चंद्रमा का बात किया जा रहा है, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी से जब चंद्रमा दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षित और न्यूनतम होता है ना। बोला जा रहा है कि प्रतिकर्षित भी हो रहा है और न्यूनतम होता है। न्यूनतम तो हम मान सकते हैं कि न्यूनतम होता है, लेकिन प्रतिकर्षित होता है नहीं, प्रतिकर्षित होता ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को आपने क्या कीजिएगा, गलत कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपने पहले ऑप्शन में भी देखा था प्रतिकर्षित था, तो आप उसे एलिमिनेट कर चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए, जब चंद्रमा, हम लोग सी नंबर पे पहुंचे हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, किसके बारे में बात कर रहा है, चंद्रमा जब पृथ्वी के निकट होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और अधिकतम होता है। हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम तब होगा जब चंद्रमा पृथ्वी के क्या होगा, निकटतम होगा। तो ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। लेकिन हम लोग चलिए आगे भी बढ़ते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल और अधिक होता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से दूर होता है, चंद्रमा क्या पृथ्वी से दूर है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और आकर्षण बल अधिकतम होता है। क्या वो चंद्रमा अगर पृथ्वी से दूर रहेगा क्या उसका आकर्षण बल अधिक होगा? आप बताइए, सोच करके बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी से दूर है तो उसका आकर्षण बल अधिक होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कहना सही नहीं है, क्योंकि अगर वो नजदीक रहेगा तभी उसका आकर्षण बल अधिक होगा, अगर वो दूर रहेगा तो उसका आकर्षण बल अधिक नहीं होगा। हम लोग ऐसा इसीलिए कह पा रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है, जस्ट हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू 1 बाय, ये क्या डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आर स्क्वायर का होता है। किसका होता है, आर स्क्वायर का होता है ना। हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में ही देखा इस चीज को कि आपका देखिए डिस्टेंस आप जितना बढ़ाइएगा, डिस्टेंस जितना अधिक बढ़ाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से दूर होता है तो उसका आकर्षण बल और अधिक हो जाता है। कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दीजिएगा क्या आकर्षण बल आपका क्या हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा? क्या नहीं, आपका क्या हो जाएगा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल और कम हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल और भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन दिया गया था फोर्थ नंबर स्टेटमेंट, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका क्या हो सकता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, जब चंद्रमा किसी निकट होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, आपका अधिकतम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस को अगर डिक्रीज कीजिएगा तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज से यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का इकाई क्या होता है, ठीक है। इसका यूनिट्स का बात किया जा रहा है, तो इसका यूनिट्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कितना होता है, इसका वैल्यू भी लिख लीजिए एक बार आप लोग, ताकि आपको याद रहे। 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखना है आपको, केजी स्क्वायर लिखना है। ये आपका क्या हो जाता है, जी का वैल्यू हो गया और आपका क्या हो गया, यूनिट आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। और इसके पीछे यूनिट्स के पीछे भी हम लोगों ने अपना यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास में अच्छे तरीके से इस चीज को डिटेल्स में डिस्कस किया कि हम लोग कैसे यूनिट को लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, आप इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पे जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, आप इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। तो हम लोग आपके जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं ना। वो सारी चीज को लिख करके क्रॉस वगैरह करके उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचते हैं,
यूनिट की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको अगर सीखना है तो आप क्या कीजिएगा, प्रीवियस क्लास आप देखिए, आप आसानी से उस चीज को सीख सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर ये जो कितना आ गया है, चलिए हम लोगों ने अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिया है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दो वस्तुएं ए और बी, ठीक है ना, कोई दो ऑब्जेक्ट है, ए है और बी है। ये समझने के लिए हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, हम लोग दो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं समझने के लिए, जिनका द्रव्यमान क्या है, एक अम है, इनका आपका द्रव्यमान क्या है, अम है, कैपिटल अम है, क्या है, कैपिटल अम, और दूसरे का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल अम है। एक दूसरे के बीच डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका क्या दिख रहा है, डी, क्या है, इसे हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं, दूरी को डी से डिनोट कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है, तो आपको बताना कि आपका जो ये ऑप्शन में दिया गया है, आपके पास कितने ऑप्शन है, टोटल 4 ऑप्शन है, इसी में से आपको फाइंड करना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन का जो है आंसर सही रहने वाला है। आपसे क्या पूछा गया, अब उनके बीच आकर्षण बल है, इनके बीच का जो आकर्षण बल है क्या है, वो अब से उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, अब से डिनोट कर रहे हैं। और अब का ही आपका क्या पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया, और जी क्या है आपका, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो आपको फॉर्मूले में किसका, जी का भी क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो जी आपका अब इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर। आप लोगों ने इस चीज को अपने पिछले स्लाइड में भी आपने क्या पढ़ा है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपका जो गिवन है, गिवन क्या क्या है आपका जो ए ऑब्जेक्ट है उसका मास को किससे डिनोट कर रहा है, कैपिटल एम से डिनोट कर रहा है। आपका बी जो ऑब्जेक्ट है उसके मास को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को वैल्यू को पुट करने वाले हैं, क्या पुट करेंगे, वैल्यू को जो हमें दिया गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफ इज इक्वल टू आपका जी को कैपिटल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, जी m1, आपका m1 क्या है, कैपिटल एम, क्या है आपका कैपिटल एम है, ठीक है। और आपका जो दूसरा बी का जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, स्मॉल एम है ना। और आपका जो बीच का दूरी है उससे यहाँ पे किससे डिनोट करने के लिए बोला जा रहा है, हम लोग तो ऐसे फॉर्मूले में आर से डिनोट करते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन में बोला गया है किससे डिस्टेंस को डिनोट करना है, डी से डिनोट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया, एफ इज इक्वल टू जी एम वन, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर निकल के आया। तो आपके पास क्या है, ये 4 ऑप्शन है, अगर आप देखिएगा तो आपको वो मैच कहाँ कर रहा है। तो आप देखिए जी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय डी है। ये आपका हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, आपका जो भी आएगा आपका डी स्क्वायर रहने वाला है। तो आपका केवल यहाँ पे जी दिया गया, ये भी नहीं होगा आपका, तो ये आपका हो सकता है, क्या हो सकता है, ये आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हाफ इज इक्वल टू जी है, और आपका फिर देख सकते हैं कि आपका कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, डिवाइड बाय क्या है, डी स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास जो गिवन रहेगा वो डाटा को आप लिखिएगा, उसके बाद आप उसे क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो आप अपने ऑप्शन नंबर की तरफ आसानी से पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने ऑप्शन के माध्यम से ही तीनों ऑप्शन को क्या कर रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एलिमिनेट करते हुए हम लोग अपने सही ऑप्शन की तरफ पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं, अपने सही ऑप्शन की तरफ पहुंच चुके हैं। चलिए अब हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, जो आपको गिवन रहेगा उसे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो पिंड के बीच क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल F है, क्या है, दो पिंड है उसके बीच आपका क्या दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल F है, क्या है, F है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है, F है गुरुत्वाकर्षण बल। यदि उनमें से किसी एक पिंड का द्रव्यमान उनके प्रारंभिक मान से क्या हो जाए, 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है, उसका मान क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। आपसे पूछा गया पहले अगर माने कोई ऑब्जेक्ट था उसका प्रारंभिक मास जो था 1 था, और उससे क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 4 कर दिया जाए, तो उसका मान बताना, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं आप इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय क्या होता है आपका आर स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना, हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग को पता है कि ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर हम इसी चीज को अगर बोला जाए, क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो पहला मास है इसे 4 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, F इज इक्वल टू 4 गुना कर दे। तो हम लोग जी क्या लिखेंगे और उसके पास गुना क्या करेंगे, मास में 4 गुना किया जा रहा है, किसमें, मास में किया जा रहा है, m1 इंटू m2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आपका 4 गुना किया जा रहा है। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखिएगा तो हम लोगों ने सेम चीज यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना, आपके पास ये आर स्क्वायर भी है।
ये सारा चीज बन के आपका क्या बन रहा है, अफ बन रहा है। क्या बन रहा है, अफ इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका, ये आपके पास 4 बच रहा है, और ये सारे चीज को अगर आप इंक्लूड कीजिएगा तो क्या बन रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी का ही वैल्यू वहां पे आ रहा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये अफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आपका 4F निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 4F हो जाएगा। जितना गुना बोला जाए केवल उतना ही गुना निकल के आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, 4F दिया गया है। काफी इजी सा क्वेश्चन था, केवल आपको जितना गुना बोला जाए तो वो उतना ही गुना गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, उतने गुने गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। तो आपका 4F निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक आपका? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज आपका क्लास नंबर जो था, क्लास नंबर 2 क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से आपका जो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रहा होगा, और प्लस में जितने भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए हैं वो आप भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के बीच में क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास भी देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको थैंक यू पूरा वीडियो वॉच आउट करने के लिए। धन्यवाद।